हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई आप सभी को पता है भाई मैंने आपके लिए ठीक है स्टेट टीजीटी पीजीटी वालों के लिए भी मैंने एक सीरीज चला रखी है। ठीक है, उसके मैंने 70 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। हर एक क्लास में मैं 35 क्वेश्चन करवाने लग रही हूँ विद डिटेल। ठीक है, आज ये हमारी तीसरी क्लास है और 71वां क्वेश्चन हमारा आज का रहेगा। और आप सबके लिए संडे स्पेशल में 1000 क्वेश्चन स्टेट टीजीटी पीजीटी के लिए कल मैं प्राइमर डालूंगी, तो सभी बच्चे इस क्लास को कंप्लीट देख लेना भाई। एक आपका हिंदी साहित्य काफी मजबूत हो जाएगा। तो 71वां क्वेश्चन है, प्रसाद की किस कृति का अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ है भाई। जयशंकर प्रसाद है भाई ये प्रसाद जी। ठीक है, ये कौन सी ऐसी कृति है या रचना है जिनका भाई और अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। ठीक है, हिंदी संस्कृत को छोड़कर और भाषाओं में भी क्या है अनुवाद हुआ है। तो एक लहर, बी झरना, सी कामायनी, डी सकंदगुप्त। तो भाई कामायनी ऐसी प्रसाद जी की रचना है, कृति है जिसका अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। लहर, झरना, सकंदगुप्त, कामायनी ये सभी जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं रहेंगी। आगे है 72वां क्वेश्चन भाई, अशोक के फूल निबंध का रचयिता कौन है। जो अशोक के फूल क्या है, निबंध है, निबंध विधा से है। इसके रचयिता पूछ रखे भाई, रचयिता कौन है। इनका जितने भी रचनाएं हैं आपको उनके विधा आपको जरूर याद करनी है, क्योंकि विधा से हर बार एक क्वेश्चन जरूर से जरूर बनता है। तो एक महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी विद्यानिवास मिश्र, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या डी कुबेरनाथ रॉय। तो अशोक के फूल निबंध के रचयिता है हजारी प्रसाद द्विवेदी भाई। ठीक है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी इनको भी देख लेते हैं। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है इनके कौन कौन से निबंध है, तो मैं आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वही बता रही हूँ, जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इनके है भाई संपत्ति शास्त्र, काफी पेपर में पूछा जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, और रसक रंजन, रसक रंजन भाई ये भी पेपर में काफी बार पूछा गया है। और विद्या निवास मिश्र जी के निबंध कौन कौन से, कल भी मैंने आपको बताया था। तुम चंदन हम पानी, ठीक है, तुम चंदन हम पानी। ठीक है, चितवन की इच्छा, विद्या निवास मिश्र जी का निबंध है। चितवन की इच्छा, मैंने सील पहुंचाई, और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं हमारे पास, इनके निबंध और देखते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। एक तो यही हो गया अशोक के फूल, एक कल्पलता। ठीक है, कल्पलता हो गया भाई। ठीक है, विचार और वितर्क हो गया, पेपर में पूछे जाते हैं विचार और वितर्क, और कुटिज। ये चार ऐसे हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है जिनमें अक्सर पेपर में से घूम फिर के क्वेश्चन आते ही हैं भाई। इनका ये आपको ध्यान रखना है। आगे है कुबेरनाथ राय, इनके और देख लेते हैं निबंध कौन कौन से हैं। इनका है भी काफी महत्वपूर्ण गंधमादन, रस आखेट, रस आखेट भाई, विषाद योग, विषाद योग, और विषाद मठ। ठीक है, विषाद मठ। चारों के चारों मैंने आपको बता दिए हैं लेखकों के सभी के निबंध। 73वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है। कल भाई क्वेश्चन आता उसमें छायावाद की विशेषता पूछ रखी थी। ठीक है, और कल मैंने आपको काफी सारी छायावाद की विशेषताएं बताई थी, और आज के क्वेश्चन में पूछ रखा है छायावाद की विशेषताएं नहीं है। तो देख लो भाई, हर एक युग की विशेषताएं भी पूछी जाएंगी। तो एक प्रकृति चित्रण, बी दार्शनिकता, सी वीर रस की प्रधानता या डी प्रेम वर्णन। तो भाई प्रकृति चित्रण है छायावाद में, दार्शनिकता भी है, प्रेम वर्णन भी है, लेकिन सी ऑप्शन अपना इस क्वेश्चन का ठीक रहेगा।
वीर रस की प्रधानता छायावाद में नहीं है भाई। ठीक है, वीर रस की प्रधानता नहीं है, वीर रस की कोई भी रचना छायावाद में नहीं लिखी गई। ये किसकी विशेषता, फिर ये आदिकाल की विशेषता रहेगी। किसकी रहेगी, आदिकाल की विशेषता ये रहेगी भाई। ठीक है, और मैंने कल जिस बच्चे ने क्लासे देखी होगी तो मैंने छायावाद की विशेषताएं लिखवाई थी, वो आप सभी नोट कर लेना। और यहाँ पे 3 विशेषताएं तो पहले ही दे रखी है और मैं आपको बताती हूँ, जिस बच्चे ने कल के क्लास में नोट नहीं की तो अब कर लेना भाई। ठीक है, आत्माभिव्यक्ति, आत्माभिव्यक्ति हो गया भाई, छायावाद की विशेषता में है ये। सौंदर्य और प्रेम हो गया, ये हो गया प्रेम का वर्णन और साथ में सौंदर्य हो गया। फिर हो गया रहस्यवाद। ठीक है, कल्पना की प्रधानता, कल्पना की प्रधानता भाई। दार्शनिकता यहाँ पे आ गया है, और प्रकृति का चित्रण या प्रकृति का मानवीकरण, दोनों एक ही है भाई। ठीक है, 74वां क्वेश्चन है, आंचलिक उपन्यासों और उनके लेखकों के नामों का मिलान करना। भाई हमें उपन्यास दे रखे, वो भी आंचलिक उपन्यास है, और उनके साथ उनके लेखक दे रखे, उनका क्या करना है, हमें मिलान करना। एक तरफ उपन्यास है, दूसरी तरफ हमारे लेखक है। तो पहले देखते हैं, बलचनामा किसका है भाई, ये नागार्जुन का है। प्रति परिकथा ये फणीश्वर नाथ रेणे के है। तो एक का भी 3 हो गया और बी का 1 हो गया। ठीक है, टोपी शुक्ला राही मासूम रजा का है। ठीक है, टोपी शुक्ला किसका, राही मासूम रजा का, डी का 2। ठीक है, और करिए छीमा, ये करिए छीमा है सलेश मिटियाने का, तो सी का 4। ए का 3, बी का 1, ए का 3, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा भाई अपना। आगे देखते हैं, 75वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य रचनाओं की दृष्टि से किस भेद के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो भाई नीचे एक वाक्य दिया गया है, और संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, जैसे भेद के अंतर्गत कौन से में आएगा ये आपको बताना है। एक वाक्य है नीचे और ये पूछ रखा भाई कौन से वाक्य के अंतर्गत आएगा। तो देखते हैं वाक्य, जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। क्या भाई, जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है भाई। तो ये कौन से वाक्य के अंतर्गत आएगा, सरल वाक्य के, बी संयुक्त वाक्य के, सी मिश्रित वाक्य के, या डी महावाक्य के। देखो महावाक्य वगैरह कुछ ऐसा होता नहीं है, 3 होते हैं। तो ये भाई मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आएगा, सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। और जो मिश्र वाक्य है, जो मिश्रित या मिश्र वाक्य है, ठीक है, इस किसको कहते हैं, जिसमें भाई एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। एक तो प्रधान उपवाक्य हो गया और एक या एक से अधिक क्या है उसके आश्रित उपवाक्य हो गए, ऐसे को क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य कहेंगे भी, आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ मैं आपको लिखवा रही हूँ, योजक चिन्ह लिखवा रही हूँ इसके, जिससे हमको पता लगता है। ठीक है भाई, ये क्या है, मिश्रित वाक्य है। आप उनको कहीं पे नोट कर लेना और उनको याद कर लेना। आप जैसे ही देखोगे आपको पता चल जाएगा भाई यहाँ पे क्या है, मिश्रित वाक्य है। तो देख लेते हैं, पहला है वहां, ठीक है, जिधर, वहां जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, कि, जो, क्योंकि। लिख लेना भाई कहीं पे आप सभी इसको। ठीक है, फिर आपके लिए जब मिश्रित वाक्य पहचाना आसान हो जाएगा। क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, जैसे के बाद है वैसा, जब, तब, वहां, जहां, यद्यपि, यद्यपि हो गया भाई, तथापि हो गया। ठीक है, ये योजक चिन्ह है भाई, इनको अगर आप पहचान लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा भाई ये मिश्र वाक्य है। यहाँ पे देखो वैसी आई हुई है, वैसा वैसी एक ही होता है, वैसी आई हुई है, यहाँ पे क्या है, मिश्र वाक्य है। आपको ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य कल मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है, आगे देखते हैं,
निम्नलिखित वाक्य में प्रधान उपवाक्य है। ठीक है, नीचे एक वाक्य दे रखा, उसमें पूछ रखा भाई प्रधान उपवाक्य कौन सा है। तो मेरा यह सोचना कि लोकेश प्रतिभाशाली छात्र है सही निकला। क्या भाई मेरा यह सोचना कि लोकेश प्रतिभाशाली छात्र है सही निकला। तो इसमें प्रधान उपवाक्य बताना है भाई, प्रधान। ठीक है, मेरा यह सोचना, यहाँ तक तो ठीक है। आगे देखते हैं, लोकेश प्रतिभाशाली है, ये तो बिल्कुल गलत है। सही निकला, ये भी हो सकता है, लेकिन डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। देखो ए और सी को मिला के क्या बनता, मेरा यह सोचना सही निकला कि लोकेश प्रतिभाशाली छात्र है। ठीक है, डी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। 77वां क्वेश्चन है, वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। क्या क्वेश्चन किया गया भाई, ऐसा शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगता है, ठीक है, आरंभ में, ठीक है, में लगकर नए शब्द का निर्माण करता है, और वही क्या है, नया जो शब्द था उसको बनाता है, उसको क्या कहते हैं। तो प्रत्यय कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, पद कहते हैं, या पदबंध कहते हैं। तो भाई उसको उपसर्ग कहते हैं। जो जो शब्दांश शब्द के आरंभ में लगता है उसको उपसर्ग कहेंगे, सॉरी। और जो शब्दांश शब्द के अंत में लगता है, देखो यहाँ पे अंत में लगेगा, उसको क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। तो 77वें क्वेश्चन का अपना आंसर तो रहेगा बी। लेकिन प्रत्यय किसको कहेंगे, वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। आगे है भाई पद। पद किसको कहते हैं, पद होता है वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहा जाएगा। क्या भाई, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहेंगे, पद कहते हैं। ठीक है, देखो डेफिनेशन पूछ रखी है। फिर है पदबंध, किसे कहते हैं, पदबंध। ठीक है, जिस वाक्यांश, जो जैसे भी कोई भी वाक्यांश होता है, जैसे किसी भी वाक्यांश को कहा जाता है, जैसे एक से अधिक शब्दों का समूह, ठीक है, जो वाक्य में एक इकाई के रूप में कार्य करता है और एक निश्चित अर्थ व्यक्त करता है। क्या भी एक निश्चित अर्थ व्यक्त करेगा एक समूह में, जैसे एक से अधिक वाक्य एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, ध्यान रखना आपको, और एक निश्चित अर्थ प्रकट करता है, उसको क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं भाई। 78वां क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। ठीक है, निर्गुण भक्ति के कवि इनमें से कौन नहीं है भाई, ये हमें बताना है। रैदास, कबीर, दादू, या श्री रामानुजाचार्य। तो देखो भाई डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। जो श्री रामानुजाचार्य है निर्गुण भक्ति के कवि नहीं, यह सगुण भक्ति के कवि है। किसके है, सगुण भक्ति के कवि है। ठीक है, रैदास, कबीर और दादू ये हमारे निर्गुण भक्ति के कवि रहेंगे। आगे है क्वेश्चन 79, पुरस्कार पाने वालों में कुछ, यहाँ तक जो है हमारे विद्यालय के छात्र है। ठीक है, पुरस्कार पाने वाले में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र है। रेखांकित पदबंध है। क्या है भाई, कौन सा पदबंध है इसमें, संज्ञा पदबंध है या विशेषण पदबंध है, क्रिया पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध है। तो भाई पुरस्कार पाने वालों में कुछ, तो यहां तक है, तो संज्ञा पदबंध रहेगा। आगे है 80वां क्वेश्चन, किस वाक्य में संयुक्त क्रिया नहीं है। संयुक्त क्रिया, ठीक है, संयुक्त क्रिया तो देखते हैं, तुमने तो मार डाला, ये भी क्या है, संयुक्त क्रिया है। तुम दूध पी लेना, ये भी संयुक्त क्रिया है। खाना खा लिया, ये भी संयुक्त क्रिया है। पढ़ाई कर चुके, ये संयुक्त क्रिया नहीं है भाई, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आगे है 81वां क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं मुख्यतः किस युग से संबंधित हैं। जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं इनकी रचनाएं जो है वो किस युग से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ये प्रगतिवाद युग से, बी द्विवेदी युग से, सी छाया उत्तर युग से, या डी छायावाद से। तो छायावाद से सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं रहेंगी भाई। आगे 82वां क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी है। क्या भाई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी है, ये हमें बताना है। तो कल्याणी, सुनीता, स्मृति, स्रोत स्मृति, या तुम और मैं।
तो भी सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में सरोज स्मृति लिखी है भाई। ठीक है, और सरोज क्या है, निराला की पुत्री का नाम था भाई। और जो कल्याणी है ये कविता है, ये किसने लिखी, तो ये अरुण कमल ने लिखी थी। कविता किसने लिखी है, अरुण कमल ने। और कल्याणी कहानी किसने लिखी है, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहानी किसने लिखी है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। और कल्याणी उपन्यास किसने लिखा है, जैनेन्द्र ने लिखा है भाई। ठीक है, और सुनीता स्मृति किसने लिखी है, ये सुनीता करोतवार ने लिखी है। किसने, सुनीता कोतवाल ने लिखी है। ठीक है, कविता। और तुम और मैं, और तुम और मैं, और तुम और मैं, ये किसकी, ये भी ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ही रहेगी। ठीक है, तुम और मैं। आगे है 83वां क्वेश्चन, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है, जो खड़ी बोली है उसका पहला महाकाव्य कौन सा है, ये हमें बताना है। तो प्रिय प्रवास है, यशोधरा है, रामचरित, चिंतामणि या मानसी है। तो प्रिय प्रवास क्या है, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य रहेगा। और किसका है ये, हरिओं जी का रहेगा भाई। किसका है, हरिओं जी का है। यशोधरा किसका है, ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना रहेगी। किसकी, मैथिली शरण गुप्त जी की, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मानसी किसकी रहेगी, ये राम नरेश त्रिपाठी की रहेगी भाई, राम नरेश त्रिपाठी की रचना रहेगी। ठीक है, और रामचरित्र चिंतामणि किसकी रहेगी, ये पंडित रामचरित उपाध्याय की रहेगी। आपको याद रखना, पेपर में सिंगल भी पूछी जाती है। रामचरित उपाध्याय, रामचरित उपाध्याय की रचना ये रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84वां, धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है, किसके भी, धर्म भारती का ऐसा नाटक है जिसमें जिसमें क्या, महाभारत के कथानक को तो लिया गया है, लेकिन उसमें क्या है, आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है। आपको अब बताना है। तो स्कंदगुप्त, अंधा युग, लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन। तो अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक है। ठीक है भाई, तो ये भी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। स्कंदगुप्त किसका है, जयशंकर प्रसाद का नाटक रहेगा। किसका, स्कंदगुप्त, जयशंकर प्रसाद का है भाई, जयशंकर प्रसाद का नाटक है। और आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस, ये मोहन राकेश के नाटक है। दोनों किसके हैं, मोहन राकेश के। ठीक है, आगे 85वां क्वेश्चन, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है और किसने लिखी है। जो कलम का सिपाही है वो किसकी तो जीवनी है और लिखी किसने है, ये हमें बताना है। तो प्रेमचंद्र और अमृत राय, बी है अमृत राय और प्रेमचंद्र, सी है यशपाल जैन और जैनेन्द्र कुमार, डी है जैनेन्द्र कुमार और यशपाल जैन। तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, प्रेमचंद्र और अमृत राय। तो क्या है, कलम का सिपाही जीवनी तो प्रेमचंद्र की है, लेकिन लिखी किसने है, अमृत राय ने लिखी है। और अमृत राय कौन है, प्रेमचंद्र जी के पुत्र है वे। आगे है 86वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों में शब्द शक्ति है, हमें शब्द शक्ति बतानी है भाई। इन पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति रहेगी। तो शेर शिवा ने अफजल गज को पल में किया पराजित, क्या भी, शेर शिवा ने अफजल गज को पल में किया पराजित। तो इसमें यह बताना इसमें कौन सी शब्द शक्ति है। तो ए अभिधा है, 2 व्यंजना है, 3 लक्षणा है, या डी शाब्दी व्यंजना है। तो भाई इसमें लक्षणा शब्द शक्ति रहेगी। कौन सी, लक्षणा शब्द शक्ति रहेगी। और अभिधा शब्द शक्ति किसको कहते हैं, वह शक्ति जिसके द्वारा किसी शब्द का सामान्य, सीधा और शाब्दिक अर्थ प्रकट होता है। सीधा अर्थ हमें पता चल जाता, वो होती है अभिधा शब्द शक्ति। ठीक है, और व्यंजना कौन सी होती है, जिस शब्द का भाई अर्थ उसके मुख्यार्थ या लक्ष्यार्थ से अलग विशेष संदर्भ अर्थ प्रकट करता है। ठीक है, वो क्या होती है, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। ठीक है, और इससे लक्षणा कौन सी होती है, लक्षणा होती है शब्द को जिस शक्ति से उसका साधारण या भिन्न या दूसरा वास्तविक अर्थ प्रकट होता है। ठीक है, या तो साधारण अर्थ प्रकट हो जाएगा, ठीक है, या उससे दूसरा या वास्तविक अर्थ प्रकट हो जाएगा। तो वहां पे कौन सी होती है, लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे पेट में आग लगी है, ठीक है, तो वहां पे लक्षणा शब्द शक्ति होगी। और शाब्दी व्यंजना
व्यंजना शब्द शक्ति का ही उदाहरण है भाई। 87वां है, लीलाचंद्र जोशी के उपन्यास जहाज का पंछी को किस विधा में रखा जा सकता है। ठीक है, देखो इससे हमारे 3 क्वेश्चन हल हो गए। एक तो देखो लीलाचंद्र जोशी है, इनका उपन्यास है जहाज का पंछी। ठीक है, जहाज का पंछी, और जहाज का पंछी किस विधा का है, उपन्यास विधा का है। जहाज का पंछी किसका है, तो उपन्यास है इलाचंद्र जोशी का है। अब इसमें पूछ रखा किस श्रेणी में इसको रखा गया है, तो ऐतिहासिक में, सामाजिक में, मनोवैज्ञानिक में या आत्मकथात्मक में। तो इसको भी मनोवैज्ञानिक श्रेणी में रखा गया है जहाज के पंछी को भी। आगे है 88वां क्वेश्चन, आधे अधूरे नाटक का रचनाकार कौन है। आधे अधूरे नाटक का भी रचनाकार कौन रहेगा, ये हमें बताना है। तो एक विष्णु प्रभाकर, बी है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, सी है मोहन राकेश या डी है सफदर हाशमी। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आधे अधूरे नाटक का रचनाकार कौन रहेगा, मोहन राकेश रहेंगे। और मैंने पीछे भी आपको इनके क्या है नाटक बताए हैं, कौन से, लहरों का राजहंस, ठीक है, और आषाढ़ का एक दिन, पैरों तले की जमीन, ये इनका अधूरा है भी नाटक, और कमलेश्वर ने इसको पूरा किया था, आपको ध्यान रखना है। और जो भी विष्णु प्रभाकर जी हैं, ठीक है, इनके उपन्यास काफी महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछे जाते हैं। एक तो है इनका, सॉरी नाटक इनका, एक तो है डॉक्टर, नाटक काफी महत्वपूर्ण है, पूछा गया है। और दूसरा है टूटते परिवेश, विष्णु प्रभाकर का है भैया। ठीक है, और लक्ष्मी नारायण लाल के कौन कौन से नाटक है, तो अंधा कुआं है इनका, अंधा कुआं। ठीक है, जो पेपर में पूछे जाएंगे भाई मैं वही बता रही हूँ आपको, जो घूम फिर के आते हैं। मादा कैक्टस है, ठीक है, सूखा सरोवर है, कर्फ्यू है, कर्फ्यू भी इन्हीं का है, और मिस्टर अभिमन्यु है। ये लक्ष्मी नारायण लाल के ही नाटक रहेंगे। अब हमारे पास सफदर हाशमी है, इनके हैं नाटक गांव से शहर तक, हथियारे, हथियारे भाई ये भी इनका ही है नाटक। ठीक है, 3 करोड़ ये भी इन्हीं का नाटक है, सफदर हाशमी का। औरत ये भी इन्हीं का नाटक रहेगा भाई। आगे है 89वां क्वेश्चन, आजकल मौसम बदलने लगा है। क्या भाई आजकल मौसम बदलने लगा है, रेखांकित पद का पद परिचय होगा। तो हमें पद परिचय बताना है। देखो आजकल इसका, ठीक है, तो ये विशेषण, मौसम विशेष्य का विशेषण, पुल्लिंग एक वचन है, ये क्या है, गलत है। रीतिवाचक बिल्कुल गलत है। कालवाचक क्रिया विशेषण, हाँ जी ये बिल्कुल, ये भी ठीक है। और कालवाचक क्रिया विशेषण ये भी बिल्कुल ठीक है। ये 2 हमारे पास ठीक है, क्योंकि आजकल क्या होता है, काल है ना, उसमें आता है आजकल। और बदलने लगा है, ये क्रिया का विशेषण है, ये बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा, डी भी गलत है क्योंकि लगा क्रिया का विशेषण नहीं है, बदलने लगा है, ये क्रिया का विशेषण रहेगा। 90वां क्वेश्चन है, वह तो डैश बैठा था। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त अव्यय और उसका भेद बताना, अव्यय बताना है और उसका भेद। के बाहर स्थानवाचक क्रिया विशेषण, में अधिकरण कारक, के समुच अव्यय, या के भीतर संबोधक अव्यय। तो डी ठीक है, वह तो घर के भीतर बैठा था। ठीक है, घर का और उसका संबंध बताया गया है। नेक्स्ट है 91, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा या लोकोक्ति बतानी है हमें। ठीक है, आतंकवाद का मुकाबला डैश नहीं है। तो नीचे देखते हैं, भीगी बिल्ली होना, बहती गंगा में हाथ धोना, बाएं हाथ का खेल, या मक्खी मारना। तो आतंक का मुकाबला बाएं हाथ का खेल नहीं है भाई। ठीक है, और भीगी बिल्ली होना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, डर के मारे चुप हो जाना या डर जाना। ठीक है, डर जाना। बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना, अवसर का लाभ उठाना भाई। ठीक है, बाएं हाथ का खेल क्या होता है, ये होता है बहुत आसान काम, बहुत आसान काम।
और मक्खी मारना क्या होता है? बेकार बैठे रहना, बेकार बैठना या बेकार बैठे रहना। ठीक है। अब है 92। बीसल देवरासो के रचयिता का क्या नाम है? जो बीसल देवरासो है इसके रचयिता का क्या नाम है, ये हमें बताना है। तो ये जगनीक, बी चंद्रबरदाई, सी दलपति विजय, डी नरपति नाल। तो नरपति नाल क्या है? बीसल देवरासो के रचयिता रहेंगे भाई। ठीक है। और ये रासो ग्रंथ है। और जगनीक किसके है? परमार रासो के। परमार रासो इनका ग्रंथ है। परमार रासो ग्रंथ है जगनीक का। चंद्रबरदाई का कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है भाई, पृथ्वीराज रासो। दलपति विजय का खुमान रासो। और परमार रासो को भाई आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और ये सभी रचनाएं आदिकाल की रचनाएं रहेंगी। और ये जो रचयिता है, ये कवि है, ये सभी आदिकाल के ही रहेंगे। आगे 93 क्वेश्चन। अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या है? तो ये अत्यधिक, अत्यधिक, अति अधिक या अत्यधिक। तो अति प्लस में अधिक, अत्यधिक का संधि विच्छेद होगा। 94 है, सूफी काव्य धारा के पहले कवि कौन से हैं? क्या भाई सूफी काव्य धारा के पहले कवि कौन से हैं, ये हमें बताना है। तो ए मलिक मोहम्मद जायसी, बी मुल्ला दाऊद, सी कुतुबुन या डी मंजर। तो मुल्ला दाऊद भाई सूफी काव्य के पहले कवि है। और इनको पहला कवि माना किसने है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको सूफी काव्य का पहला कवि माना है। और इनकी जो रचना है कौन सी? चंदायन। इनको रामचंद्र शुक्ल जी ने सूफी काव्य की पहली रचना माना है। ठीक है, ध्यान रखना आपको। और मंजन की कौन सी है? मंजन की है मधुमालती रचना, ये सूफी काव्य की रचना है सभी। कुतुबुन की है मृगावती। मलिक मोहम्मद जायसी की है पद्मावत। ठीक है भाई। 95 क्वेश्चन है। सिद्ध कवि सिरप्पा का नाम है। जो सिद्ध कवि सिरप्पा, सॉरी रचना क्या है? सॉरी रचना का नाम बताना है। ए प्राक्त पैंगलम, बी पौंचरियु, सी दोहा कोश या डी संदेश रासक। तो दोहा कोश क्या है? सिरप्पा की रचना रहेगी भी। प्राक्त पैंगलम किसकी है? विद्याधर या सारंगधर की मानी जाती है। दोनों का नाम आ ही जाता भी, कहीं पे विद्याधर होता है, कहीं पर सारंगधर होता है। दोनों की रचना है प्राक्त पैंगलम। पौंचरियु किसकी है? ये स्वयंभू की रचना रहेगी। किसकी? स्वयंभू की रहेगी भाई। दोहा कोश मैंने आपको बता दिया सिरप्पा की है। संदेश रासक किसकी रहेगी? अब्दुल रहमान की। और इनको अद्यमान भी कहा जाता है। ठीक है, अद्यमान भी कहा जाता है इनको। आगे है 96 क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा दी जाने वाली सर्वोच्च उपाधि कौन सी है भाई? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा दी जाने वाली पूछी है। तो ज्ञानपीठ, साहित्य रत्न या साहित्य वाचस्पति या पद्म विभूषण। तो साहित्य वाचस्पति क्या है? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा दी जाने वाली सर्वोच्च उपाधि रहेगी। 97वां क्वेश्चन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बचपन का क्या नाम है? ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पूछा बचपन का नाम। तो वेदनाथ प्रसाद, वेदनाथ दुबे, वेदनाथ द्विवेदी या वेदा विनोद द्विवेदी। तो वेदनाथ दुबे भी ऑप्शन अपना ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का बचपन का नाम रहेगा भाई। 98वां क्वेश्चन है। प्रेमचंद्र ने सन 1930 में किस पत्रिका का आरंभ किया था भाई? 1930 में प्रेमचंद्र जी ने कौन सी पत्रिका निकाली थी, आरंभ किया था? तो ए सरस्वती, बी धर्मयुग, सी हंस या डी सारिका। तो हंस पत्रिका प्रेमचंद्र जी ने 1930 में निकाली थी। और सरस्वती पत्रिका भाई 1900 ईस्वी में निकाली थी। और किसने? चिंतामणि घोष इसके पहले संपादक थे। और इन 1903 से लेकर 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके संपादक रहे थे। धर्मयुग भी ये धर्मवीर भारती जी द्वारा निकाले गए थे और मुख्य संपादक यही थे। और 1960 इसका रहेगा भाई समय। सारिका ये मोहन राकेश के द्वारा निकाली गई थी और 1961 में। ठीक है, अगला है 99। महाप्राण विशेषण किस कवि को प्रदान किया गया है? ठीक है, महाप्राण विशेषण किस कवि के लिए प्रयुक्त किया गया है, ये हमें बताना। तो ए जनेदर, बी प्रसाद, सी महादेवी, डी निराला। तो निराला जी के लिए महाप्राण विशेषण
प्रदान किया गया। महाप्राण निराला ऐसे बोलते हैं ना। 100वां क्वेश्चन है, इनमें से एक धूमिल की रचना नहीं है। ठीक है, नीचे भाई 3 रचनाएं तो सुदामा पांडे धूमिल की दे रखी है, उनमें से एक रचनाएं धूमिल की नहीं है, वो हमें बताना है। तो कल सुनना मुझे, ये सुदामा पांडे धूमिल की है। भूरी भूरी खाक दूल, ये सुदामा पांडे धूमिल की रचना नहीं है भाई। तो ये किसकी है? तो ये मुक्ति बोध की रचना रहेगी, गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना रहेगी भाई ये। ठीक है, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र ये भी धूमिल की रचना है। संसद से सड़क तक ये भी धूमिल की रचना रहेगी। तो भूरी भूरी खाक दूल किसकी है? मुक्ति बोध की रचना रहेगी भाई। अगला क्वेश्चन है 101वां, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, ये हमें बताना है। तो देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट है, इंसान अल्लाह खां है, लाला श्रीनिवास दास है, राम वृक्ष बेनीपुरी है। तो इंसान अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के लेखक है भाई। ठीक है, और बालकृष्ण भट्ट की कहानी कौन सी है? इनका है एक तो तिरंगा कफन है, तिरंगा कफन बालकृष्ण भट्ट की कहानी रहेगी। ठीक है, और एक अनोखा सौपन, ये भी इन्हीं की कहानी है भाई ये, एक अनोखा सौपन। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास का सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है परीक्षा गुरु। ठीक है, परीक्षा गुरु। और रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको अंग्रेजी ढंग का उपन्यास माना है। राम वृक्ष बेनीपुरी, इनकी है माटी की मूर्तें। ठीक है, माटी की मूर्तें और गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब है। अगला है 102वां क्वेश्चन, खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? भाई जो खड़ी बोली है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया है, ये हमें बताना है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने, अमीर खुसरो ने, स्वामी प्राणनाथ ने या रसिक राज ने? तो भाई खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग अमीर खुसरो ने किया है। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के रचनाएं कौन कौन सी है? प्रिय प्रवास हो गया और रस कलश भाई। ठीक है, ये रहेंगे। आगे देखते हैं 103वां क्वेश्चन है अपना, हिंदी शब्द के वास्तविक सूत्रधार कौन है? क्या भाई हिंदी शब्द के वास्तविक सूत्रधार कौन रहेंगे, ये हमें बताना है। तो फारस के मुसलमान, सिंधु घाटी के लोग, हिंदुस्तानी समुदाय के लोग, हैदराबाद के मुसलमान। तो फारस के मुसलमान क्या है? हिंदी शब्द के वास्तविक सूत्रधार रहेंगे। ठीक है, ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। 104वां क्वेश्चन है, बघेली यह किस हिंदी की बोली है? जो बघेली है वह किस हिंदी की बोली है, ये हमें बताना है। तो ए खड़ी बोली की, बी दक्षिणी हिंदी की, सी पूर्वी हिंदी की या डी पश्चिमी हिंदी की भाई? तो बघेली भाई पूर्वी हिंदी की बोली है। ए बी सी, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी। मैंने पहले भी आपको करवाए, मैंने क्लासे आपको प्रोवाइड करवा रखी है। जिस बच्चे ने भाई क्रमबद्ध अध्ययन की क्लासे नहीं देखी है हिंदी साहित्य की, तो मेरे चैनल पर जाके विजिट कर सकता है। मैंने अपने नोट्स के माध्यम से वो क्लासे करवाई हुई है, आप जाके देख सकते हो भाई। ठीक है, ए बी सी मैंने आपको बताया, इसका ये मैंने ट्रिक बता रखा है। ए से अवधि, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी भाई। ठीक है, ये पूर्वी हिंदी की बोलियां रहेगी। और खड़ी बोली किसकी बोली है? खड़ी बोली है पश्चिमी हिंदी की बोली भाई। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आएगी? ये खड़ी बोली तो यहीं पे होगी। और खड़ी बोली को भाई कोरवी भी कहा जाता है। खड़ी बोली को क्या कहते हैं? कोरवी बोली भी कहते हैं। और भाई ब्रज भाषा हो गई, पश्चिमी हिंदी की बोली है ये भी। हरियाणवी है, और हरियाणवी को ही बांगरू भाषा भी बोलते हैं। क्या भी बांगरू, और पेपर में पूछा जाता है। बुंदेली है, बुंदेली है और वही कन्नौजी, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएंगे। 105वां क्वेश्चन है, और आज की अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा भाई, देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? भाई देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो ए 1945, बी 1949, सी 1960 या डी 1950? तो भाई 1949 में देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में स्वीकार किया गया था। तो भाई
क्वेश्चन के साथ ही अपने जो 35 क्वेश्चन हैं वो क्या है कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आप सभी को मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज मेरी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना आप बिल्कुल भी ना भूले भाई। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं वहां पे पीडीएफ डालती रहती हूँ भाई। ठीक है, और मैं कल आपके लिए 1000 क्वेश्चन की क्लास अपलोड करूंगी। ठीक है, सुबह 6 या 7 बजे के आसपास, तो प्लीज आप सभी उसको देख लेना। ठीक है, आपका हिंदी साहित्य काफी मजबूत हो जाएगा और एसटेट टीजीटी पीजीटी के लिए स्पेशल वो क्लास रहेगी भाई। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।